वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं ड्रग अब्यूज डे पे। अच्छा, अब हम फरीन से पूछेंगे कि इनकी फाउंडेशन जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है। फरीन, क्या रोल प्ले कर रही है ड्रग फ्री फाउंडेशन? एक्चुअली ड्रग फ्री पाकिस्तान फाउंडेशन से पहले हमने न्यू होराइजन केयर सेंटर इस्टेब्लिश किया, जो कि हमारे जो लेट हस्बैंड हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ही हिमसेल्फ वाज अ बिजनेसमैन और उन्होंने वॉलंटियरली शौकिया जो है ये अस्पताल बनाए थे ताकि जो मनशियात के मरीज़ हैं उनको हेल्प करें और उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज करें। माशाल्लाह से वी आर द पायनियर। हम 100% फ्री ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन पेशेंट्स को एडमिट करके प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट हमारे पास जितने भी आते हैं उनको एडमिट करते हैं, उनकी मेडिसिन होती हैं और उनका फूड होता है, शेल्टर होता है, उनकी जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं, उनके फॉलोअप होता है। इट इज़ 100% फ्री। वी आर द पायनियर एंड वी आर द वन प्रोवाइडिंग 100% फ्री। हमारे पास इस वक्त कराची में 4 रिहैब फैसिलिटीज़ हैं। सॉरी, कराची में 3 हैं और एक वजीराबाद पंजाब में, तो ऑल टुगेदर 4 रिहैब फैसिलिटीज़ हैं। और इनमें जो है तकरीबन एट एवरी टाइम हमारे पास 400 पेशेंट्स जो हैं वो रिहैब में होते हैं, जो एडमिट होते हैं और उनका इलाज। जो साइकेट्रिक मेडिसिन हम नहीं देते हैं, वो इन केस देते हैं जब पेशेंट के साथ कोई साइकेट्रिक कोमोबिडिटी है, लेकिन सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं। उसको बार बार नहलाना, उसको अच्छा खाना देना, उसको हल्की, अगर उसको कोई विड्रॉल हो रहा है तो उसको हल्की ग़िज़ा देना, राइट। और ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट भी तो मेडिसिन देने पड़ते हैं। मेडिसिन देते हैं लेकिन सिम्टोमेटिक। विड्रॉल जब उसको होता है, पेशेंट जब 1 शॉट हम उससे नशा छुड़वाते हैं तो उसको विड्रॉल में उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको घबराहट हो रही है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं उसी सिम्टम्स की उसको मेडिसिन दी जाती है, ना कि उसको पेन किलर्स दे के, ना कि उसको नींद नशावर अद्वियात दे के, नींद की गोलियाँ दे के उसको सुला दिया जाए, तो उसमें तो विड्रॉल होता ही नहीं है। नींद की गोलियाँ दे के सुला देते हैं पेशेंट। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखें, वो एक नशा करने वाला पेशेंट है, राइट ना। आप अगर उसको नींद की गोलियां देके सुला के रखेंगे तो इसका मतलब है कि उसका विड्रॉल तो हुआ ही नहीं। जो नशे के केमिकल्स हैं वो तो उसके जिस्म से बाहर निकले ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा से वापस फैमिली में जाएगा, दोबारा से नशा करेगा, दोबारा से उस रिहैब सेंटर में वापस आ जाएगा। सो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। हम चूँकि बिल्कुल मुफ्त इलाज करते तो हमारी जो पहली प्रियोरिटी होती है वो ये होती है कि हमारे जो पेशेंट हैं वो रिकवरी में आएँ, वो बहाली में आएँ, ना कि हम उनको नशावर अद्वियात दे के सुला के रखें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, एक शख्स जब नशा करता है तो वो माली तौर पर भी तबाह होता है, वो माशरती तौर पर भी तबाह होता है, उसकी इज्जत नफ्स भी और सब हर तरह से जो है ना वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाता है। फैमिली बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाती है, फैमिली की रिस्पेक्ट, ईगो, गिल्ट का और शेम का शिकार हो जाती है, नौकरियां इन लोगों को नहीं मिलती हैं। तो नशे के मरीज का इलाज करना सिर्फ ये नहीं कि आपने उसको एडमिट किया, इलाज किया, बाहर छोड़ दिया, वो दोबारा जाके बिल्कुल अच्छा बंदा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने उसके हर एस्पेक्ट के ऊपर, आपने उसके हर एरिया के ऊपर काम करना है अगर आप उसको बहाली में लाना चाहते हैं। नंबर 1, उसकी फैमिली की बहाली ज़रूरी है। उसकी फैमिली डिसफंक्शनल हो चुकी है, फैमिली नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुकी है, फैमिली के ऊपर काम करना है। उसको एडमिट करने से पहले आपने फैमिली की काउंसलिंग, फैमिली की रिहेबिलिटेशन शुरू कर देनी है, ठीक है। जब आप पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, एक प्रोसेस से आपने उसको गुजारा, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका फॉलोअप, उसकी नौकरी नहीं है, आपने उसकी नौकरी का भी बंदोबस्त करना है। वो अकेला अपनी फैमिली में कमाने वाला है तो फिर आपने उसकी फैमिली के लिए राशन का बंदोबस्त करना, और अगर उसके बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी बच्चों की एजुकेशन को भी आपने सपोर्ट करना है, ठीक है। और उसके साथ जितने भी साइकोलॉजिकल दूसरे इशूज़ हैं आपने उनके ऊपर काम करना है। तो वर्किंग विद ड्रग एडिक्ट्स पीपल, वर्किंग विद पीपल विद सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर इज़ नॉट ईजी। आपने उसके हर एरिया के ऊपर काम करना होता है, उसकी फैमिली को फंक्शनलाइज करना है, सारी चीज़ें आपने करनी होती है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फॉलोअप। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जिसको आपने इलाज किया वो ठीक है या नहीं है? इस क्या वो ठीक रहा है या बाहर निकल के दोबारा शुरू या कर उसके गया? साथ बिहेवियर प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसकी फैमिली में कोई इश्यूज तो नहीं है, या उसकी कम्युनिटी में, मोहल्ले में कोई इश्यूज तो नहीं है जो उसको डिस्टर्ब करें। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि पूरे कराची में हमारे 15 आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर्स हैं जो पूरे कराची को कवर करते हैं, और जितने भी पेशेंट हमारे डिस्चार्ज होकर रिलीज होकर जाते हैं उनको फिर वो फॉलोअप और आफ्टर केयर देते हैं कि आया जो पेशेंट डिस्चार्ज होकर गए हैं वो उनको नौकरी की ज़रूरत तो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनके खुद के कोई बिहेवियरल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन इश्यूज़ और उन एरियाज़ के ऊपर वक्तन फ़वक्तन काम किया जाता है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, फिर हम इसकी साइकोलॉजी पे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पुराना है आपका? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी है बेटा? यूसुफ साहब, जी आप पता नहीं कहीं और ही बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी दोबारा आमद पे। अच्छा। और फ्रेश हैं आप और खुश हैं, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। अल्लाह आपको ऐसा ही रखे। अच्छा, आपका प्रोग्राम जो डेंटल पे चल रहा था, बड़ी कोशिश करी कॉल मिलाने की लेकिन मिला नहीं। क्या पूछ रहा था? जो ड्रग पे बात हो रही है,
अच्छा पहले तो बोल के जवाब दे दूं आपको। बिल्कुल दे दीजिए। मेरा बड़ा तल्ख तजुर्बा है, बड़ा तल्ख तजुर्बा है, और एक दफा का नहीं है, रिपीटेड तजुर्बा है कि आजकल के खास तौर पे कराची के माहौल में जब तक अननोन पर्सन हो बिल्कुल हेल्प नहीं करनी चाहिए, सिवाय उसके कोई एक्सीडेंट देख लिया, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वो चीजें तो अलग है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी किस्म की हेल्प करते हैं अननोन आदमी की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि भाई अमेरिका में इनके ऐसे सूटकेस उठाए गए, ऐसे उठाए गए, यहाँ आपका सूटकेस अगर कोई उठा लेगा तो आप सूटकेस से ही महरूम हो जाएगी। वेरी ट्रू। अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब से सवाल करना है, बिल्कुल जो भी आपके एक्सपर्ट बैठे हैं। जी जी बिल्कुल कीजिए। तो ये इन्होंने जो निचले तबके की तो तर्जुमानी कर दी कि भाई उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका ये देखे, ये हेल्प करें, ये हेल्प करें, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है जो हाईली लोग हैं, हाई ग्रेड के लोग हैं, उनमें नशा बहुत ज्यादा आ रहा है, और स्कूल, यूनिवर्सिटी और यहाँ से ड्रग्स बहुत ज्यादा फैल रहा है। उस पे क्या कहती है? चलेंगे निचले तबके का तो इलाज कर रही है, फ्री कर रही है, लेकिन जो ये अब जो बढ़ रहा है वो असल में ऊपर से बढ़ रहा है, उसका क्या हाल है? बिल्कुल बताते हैं। उसकी वजूहत क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा यही इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है वो बात करने के लिए डॉक्टर सलमान से मैं पूछती हूँ। डॉक्टर सलमान बताइए, क्या साइकोलॉजी है जो आपको एक चीज़ जानते बूझते कि ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी एट एवरी लेवल, फिर भी आप उस तरफ जाते हैं? व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? फॉरगेट आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो भी है। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्रग एडिक्शन। और ब्यूटी हाँ, तो ड्रग एडिक्शन की ही यही खूबी है। तो कहते हैं कि किसी भी चीज़ के हवाले से एक कंपल्सिव एक्ट है, एक इंसान का बार बार एक अपने ख्यालात में मजबूर हो जाता है कि उसके जानने के बावजूद उससे मरज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में कि मेरे ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदा है, वो बंदा मजबूर होता है उस चीज़ को करने, यानी लाने के लिए, अपने ज़िंदगी में उसमें अटैच करने के लिए। और ये जब ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, नशे की बीमारी की, ये एक क्रोनिक डिजीज़ होती है, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है, और इसके हवाले से हमें ये जानना भी पड़ेगा कि ये रिलेप्स इसमें लाजमी होती है। लेप्स होती है और रिलेप्स होती है। लेप्स का मतलब है एक मरतबा जब आप उसमें नशे में आप जाते हैं और उसके बाद भी आप रिकवरी में जाते हैं तो लेप्स होती है। अगर बार बार उस चीज़ का हवाले से रिपीटेटिव अगर आप उस नशे की तरफ आप जाते हैं तो आपका रिलेप्स हो जाता है। अब इस चीज़ के एटियोलॉजिकल या बैकग्राउंड में ये क्या क्या फैक्टर्स हैं उस चीज़ के बारे में अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे यानी स्कॉलर्स और फिलोसफर्स का ये कहना भी है कि गरीबी जो है, गुर्बत जो है ना, हर बुराई की जड़ है, एक चीज़। दूसरी जो है साइकोलॉजी, अगर हम दूसरी चीज़ों में अगर हम बात करते हैं तो नफ्सियात का हवाले से कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है, एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसमें अर्ली जो 5 ईयर्स जो है बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और उसमें अगर बंदा अगर ओरल फिक्सेशन हम कहते हैं, ओरल फिक्सेशन जब बंदा अगर अपने माँ की दूध जब वो पी लेता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, अगर उस टाइम पे उस बच्चे की यानी ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है या उसकी खुराक सही तरीके से नहीं मिलती है तो वो बच्चा उस ओरल फेज़ में वो फिक्सेट होता है, मीन क्राइसिस का शिकार होता है, एक चीज़। दूसरी जो है बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड तल्ख एक्सपीरियंसेस वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और इसके अलावा जो अगर हम बात कर ले साइकोलॉजी की, लर्निंग कहते हैं, लर्निंग के इन्वायरमेंट से वो बंदा जो है अपने एक्सपीरियंस जो है वो चीज़ें जमा कर लेता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई बंदा, उसके घर में अगर कोई एडल्ट है, कोई नशा करता था तो उस चीज़ के हवाले से एज ए रोल मॉडल उस बंदे को लेके वो चीज़ें स्टार्ट करेगा और वही वो चीज़ें उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। और साइकोलॉजी में दूसरे फील्ड्स हमें बताती हैं कि उसके इंसान की अपने ख़यालात मनफी सोचें वो उस चीज़ की तरफ लेके जाती है। ख़यालात कैसे कि वो कोई मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है लेकिन उस प्रॉब्लम को, उस मसले को अगर मैं हल नहीं कर पाता, उसकी तकमील में अगर मैं नहीं कर पाता सक्सेसफुली, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं कोई दूसरा मेल अडाप्टिव कोई कोपिंग में अडॉप्ट कर लूँगा जो कि मेरे परसेप्शन के मुताबिक मैं उस काम को सही तरीके से तकमील तक मैं पहुंचा सकता हूं। मिसाल के तौर पर नशे का सहारा लेते हैं एज ए कोपिंग, एज ए असिस्टेंस के तौर पर, एज ए सपोर्ट के तौर पर वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताइए फरीन कि कोई अभी कोई प्रोग्राम देख रहे हो जिनके घर में कोई एडिक्टेड हो, कोई बच्चे हो या कोई बड़े हो, तो वो आपको कैसे अप्रोच करें?
अच्छा देखिए, पहले मैं उनके सवाल का जवाब देती हूँ जो फ़ोन पे किया था उन्होंने। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये आप हमें बता दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जो हमारे पास एक पेशेंट भी मौजूद होंगे जो कि एडिक्टेड थे, रिकवरी में है, रिकवरी पिछले में एक है साल से रिकवरी आजकल, में है। तो हम उनसे भी बात करेंगे। व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।